मिनिमम 300-400 को निकाले सब। तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। हम लोग S5 में है। S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। जंगल हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए। यह है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस के पैसेंजर्स जो कि इंडिया के एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना से बच गए। कुछ लोगों ने रेलवे मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा है। करीब 275 लोगों की मौत हो गई और 1000 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री खुद एक्सीडेंट साइट पर गए। सवाल है ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, किसने गलती करी, किसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, कवच सिक्योरिटी सिस्टम का क्या हुआ जो ऐसे एक्सीडेंट को रोक सकता था। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा सामने में लगा रहा था, वो मेरा पैर पकड़ लिया, भैया मेरे को बचाओ। उधर हमने ये देखे पूरे लाशें बिखरे हुए थे, जो जिस जगह में ऐसे वैसे पड़े हुए थे। ये रेल दुर्घटना उड़ीसा राज्य के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में होती है। बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बहानागा रेलवे स्टेशन पर 2 मेन लाइन ट्रैक है। एक का नाम है अप मेन ट्रैक, दूसरे का डाउन मेन ट्रैक। इन दोनों मेन लाइन पर 2 ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है और इन दोनों मेन लाइन ट्रैक के साइड में है 2 लूप ट्रैक्स। लूप ट्रैक्स तब काम आती है जब किसी ट्रेन को साइड में रोकना होता है। जैसे मान लीजिए 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, एक ट्रेन धीरे है तो उस धीरे वाली ट्रेन से बोला जाएगा कि वह कुछ समय के लिए लूप ट्रैक्स में चले जाए ताकि तेज गति की ट्रेन मेन लाइन से निकल जाए। शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने स्टेशन बालासोर से टाइम से निकल चुकी थी और अगले स्टेशन पर टाइम पर पहुंच भी जाती क्योंकि बहानागा बाजार पे उसका स्टेशन तो था नहीं। इसी टाइम पर बहानागा बाजार में एक गुड्स ट्रेन मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी और इस गुड्स ट्रेन में था आयरन ओर। इसी बीच यशवंतपुर एक्सप्रेस बंगाल से हावड़ा की तरफ जा रही थी जो कि मेन डाउन लाइन पर थी। इसे भी बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन पर रुकना नहीं था ताकि यह ट्रेन उस स्टेशन पर रुके ना, इसलिए असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर ने यह निर्णय लिया कि वह मालगाड़ी को लूप लाइन पर खड़े रखे। ट्रेन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती है कि वह किस स्पीड पर जा रही है और किस ट्रैक पर जा रही है और ये दोनों चीज़ अलग अलग सिस्टम से चलती है। स्पीड की जिम्मेदारी होती है ट्रेन के ड्राइवर की, जिसे लोकोमोटिव पायलट के नाम से जानते हैं हम। इस पायलट के पास कई सिग्नल होते हैं, जैसे गाड़ियों के लिए ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ठीक उसी तरह से ट्रेन के लिए भी सिग्नल होते हैं कि लोकोमोटिव पायलट को किस गति से चलानी है ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी ये डिसाइड करता है इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो कि मैनुअल हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। उड़ीसा के ट्रेन एक्सीडेंट में ये इलेक्ट्रॉनिक था। ये सिस्टम ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट को एक सिग्नल देता है। यदि सिग्नल ग्रीन है तो ट्रेन को मेन लाइन से जाना होगा और यदि सिग्नल येलो है तो ट्रेन को लूप लाइन लेनी होगी। अब पायलट को कौन सा सिग्नल दिखेगा और ट्रैक किस तरफ होगा, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर सिग्नल ग्रीन है तो ट्रेन को मेन लाइन से जाना होगा, यदि सिग्नल येलो है तो ट्रेन को लूप लाइन लेनी होगी। यदि सिग्नल येलो है तो लोकोमोटिव पायलट ट्रेन की स्पीड कम कर लेता है ताकि वह ट्रेन आसानी से लूप लाइन में चली जाए। उड़ीसा के केस में लोकोमोटिव पायलट को सिग्नल ग्रीन दिखाया गया, लेकिन कुछ देर के बाद वह हट गया, लेकिन जो ट्रैक थी वह लूप लाइन की ओर थी। और इस बहरहाल हुआ ये कि रूट जो है लूप लाइन को सेट था और सिग्नलिंग दिखा रही थी कि ट्रेन को मेन लाइन पे जाना है, तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। ड्राइवर इसको लोकोमोटिव पायलट ने भी कंफर्म किया। रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा शायद सिग्नलिंग में कोई खराबी पाई गई है। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, क्योंकि सिग्नल ग्रीन था, जिस वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस का पायलट अपनी ट्रेन को फुल स्पीड से 128 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चला रहा था। इस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि अप लाइन पर थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि डाउन लाइन पर थी, दोनों एक दूसरे का पीछे छोड़ देते हैं। पर क्योंकि स्विच लूप लाइन की तरफ था, जिस वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चली गई फुल स्पीड से और जो मालगाड़ी थी उससे जाकर टकरा गई। इस मालगाड़ी में था आयरन ओर। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं। इसी की वजह से जो इम्पैक्ट था वह काफी बड़ा था, जिस वजह से बहुत लोग मारे गए। जिस समय ट्रेन टकराई उस समय यशवंतपुर एक्सप्रेस हावड़ा की तरफ जा रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ कोचेस यशवंतपुर एक्सप्रेस के कुछ कोचेस से जाकर टकरा गए, जिस वजह से और लोग मारे गए। सुधांशु मिनी, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है वंदे भारत ट्रेन बनाने में, उन्होंने कहा कि ट्रेन किस रूट पर जाएगी ये ड्राइवर डिसाइड नहीं करता, बल्कि ट्रैक डिसाइड करता है कि ट्रेन को किधर ले जाना है। ट्रेन किस रूट पे जाएगी ये ड्राइवर के हाथ में नहीं होता, ये ट्रैक उसको जहां ले जाता है वहां वो जाता है। रेलवे एक्सपर्ट ने कहा ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाखों बार यूज होता है इंडिया में डेली, तो इसमें इस बार क्या चूक पड़ गई? क्या चूक इस बार ही हुई या फिर चूक होती रहती है, पर इस बार दुर्घटना हुई है। अगर हम प्राथमिक जांच की माने तो असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर की भी कोई गलती नहीं है।
रेलवे मिनिस्टर ने कहा यह एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेलियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। जो एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है ये डिसाइड करने के लिए कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी। जया वर्मा सिन्हा जो कि रेलवे बोर्ड की मेंबर है, उन्होंने कहा यह सिस्टम एरर प्रूफ है। supposed to be error proof। कहा जाता है यह सिस्टम यदि फेल भी हो जाए तो सिग्नल रेड हो जाना चाहिए ताकि लोकोमोटिव पायलट अपनी ट्रेन को वहीं रोक दे। वह कहती है सिस्टम को कोरोमंडल एक्सप्रेस को कभी लूप लाइन में लेना ही नहीं चाहिए था। फिलहाल रेलवे बोर्ड ने इस पूरी रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई के हाथों में सौंप दी है। सीबीआई अब क्या कारण बताता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबसे अधिक डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है। क्या यह 275 जानें बचाई जा सकती थी? क्या यह इंडियन गवर्नमेंट की लापरवाही है? इंडियन रेलवे ने साल 2012 में ट्रेन कॉलेजियम एडवांस सिस्टम के अंदर एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया जिसका अब नाम रखा कवच। कवच सिस्टम उन दोनों ट्रेन में नहीं था जिनका एक्सीडेंट हुआ था। रेलवे मिनिस्टर ने तो यह तक कह दिया यदि ये सिस्टम दोनों ट्रेनों में होता तो भी ये दुर्घटना नहीं रोक सकता था। क्यों, आइए जानते हैं। यह है कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जिसे गांधीनगर से मुंबई के बीच वंदे भारत 2.0 ट्रेन में लगाया गया। यह है मेक इन इंडिया सेफ्टी सिस्टम जिसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में 0 ट्रेन एक्सीडेंट हो। रेलवे का दावा है कवच सबसे सस्ता सेफ्टी सिस्टम है और इसमें एरर होने की संभावना 10,000 सालों में 1 है, मतलब ना के बराबर। रेलवे मिनिस्टर ने कहा यह एक गेम चेंज होगा इंडियन रेलवे की सिक्योरिटी के लिए। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है ट्रेन में 2 सिचुएशन में, यदि ट्रेन रेड लाइट पर रुकती नहीं है और यदि ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराने वाली हो। यह सिस्टम तभी काम करता है जब यह सिस्टम दोनों ट्रेनों में हो। इस साल रेलवे मिनिस्टर ने कवच का टेस्ट भी किया है जब 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर चला दिया और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें। पर रेलवे मिनिस्टर ही नहीं, रेलवे एक्सपर्ट सुधांशु मिनी का भी मानना है ये कवच सिस्टम उड़ीसा के ट्रेन एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता था। वे कहते हैं ये सिस्टम तब काम कर सकता था जब ट्रेन रेड लाइट को क्रॉस कर रही हो या फिर दूसरे ट्रेन से टकराने ही वाली हो, पर उड़ीसा के केस में ट्रेन की लूप लाइन की ओर था। अब आप कहोगे जब ट्रेन लूप लाइन पर चली गई थी, दूसरी ट्रेन से टकराने ही वाली थी, तब यह सिस्टम काम कर सकता था। पर जब ट्रेन लूप लाइन पर चली गई तो ट्रेन के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वह मालगाड़ी से टकराने से पहले रुक जाए, क्योंकि वह ट्रेन 128 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अभी तक यह सिस्टम केवल 2% रेलवे लाइन्स पर ही लगाया गया है। फर्स्ट फेज में प्लानिंग की गई थी 2022 और 2023 में 2000 किलोमीटर तक रेलवे लाइन में ये सिस्टम लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक केवल 1500 किलोमीटर भी पूरे नहीं कर पाया। इंडिया में टोटल रेल नेटवर्क 68,000 किलोमीटर है। अभी तक कवच ने केवल 2% ही रेल लाइन को कवर किया है। यदि इसी गति से चलता रहा तो आप और हम तो निकल जाएंगे, पर यह कवच नहीं लगेगा। इस बात पर भी बहुत डिबेट हो रहा है कि इतना सारा कवच कैसे लगेगा, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, इतना फंड कहाँ है। लेकिन हम दूसरी बात भूल जाते हैं, कवच और नो कवच, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे। और इससे बात साफ होती है मेंटेनेंस की, हमारे रेलवे ट्रैक्स की, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 2017 से 2022 तक 1127 से भी ज़्यादा डीरेलमेंट्स हो चुकी है। इतनी बार ट्रेन पटरियों से उतर चुकी है। क्यों? खराब ट्रैक की वजह से। तो ये मत सोचिए दुर्घटना है या फिर एक्सीडेंट है। चेतावनी पहले भी थे, मैन मेड एरर पहले भी हो रहे थे, उसके बाद जाकर यह इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, जिसके कारण डीरेलमेंट्स रुकी नहीं, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से आज ऐसी सिचुएशन आई है। हालांकि पिछले 10 से 12 सालों में कई रेल एक्सीडेंट हुए हैं जो कि इंडियन रेलवे की सिक्योरिटी पर कई सवाल उठाते हैं, लेकिन शायद हमने उनसे सबक नहीं सीखा, जिस वजह से आज 275 लोगों की जानें चली गई। चाहे आप जुलाई 2011 के फतेहपुर एक्सीडेंट देख लीजिए, जिसमें डीरेलमेंट्स की वजह से 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाती है और 70 लोगों की जानें चली जाती है। मई 2014 में गोरखधाम एक्सप्रेस, जिसमें 25 लोगों की जानें चली गई। मई 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस, जिसमें 140 लोगों की जानें जाती है। जुलाई 2017 में हीराकुंड एक्सप्रेस, जिसमें 40 लोगों की जानें जाती है। अगस्त 2017 में उत्कल एक्सप्रेस, जिसमें 20 लोगों की जानें जाती है। और इसके 4 दिन बाद केपीएत एक्सप्रेस, जिसमें मौत तो नहीं हुई लेकिन 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी के बाद रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने रिजाइन भी किया था। हाँ भाई, एक ज़माना था जब रेल मिनिस्टर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करते थे और रिजाइन किया करते थे, लेकिन आज के नए इंडिया में रिजाइन देना कमजोरी मानी जाती है। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट की अभी कंप्लीट रिपोर्ट आना बाकी है, इसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएगी। पर यह सच है कि हम जहां वंदे भारत का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वही हमारे एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
यह आपके नज़रिए की बात है, आपको बुलेट ट्रेन चाहिए, वंदे भारत चाहिए या फिर बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल चाहिए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। और ये मत कहिए कि यह नामुमकिन है। जो देश चांद तक जा सकता है, जो देश मंगल तक जा सकता है, वह देश आराम से ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी लगा सकता है। धन्यवाद।